मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। सी 1641 भुला दिया गया नायक। अध्याय 1641 भुला दिया गया नायक। लेनी स्टील। अब उनका नाम शायद ही कभी लिया जाता है। ब्रॉन्जलैंड के अधिकांश लोग उन्हें लगभग भूल चुके हैं, लेकिन एक समय था, शैडो प्लेग के वर्षों के दौरान उनका नाम सेनापतियों और राजाओं के बराबर महत्व रखता था। वे उन कुछ गिने चुने लोगों में से थे जो अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे, दवाइयाँ, औजार और विचित्र रासायनिक रचनाएं बनाते रहे जिन्होंने संक्रमण को पीछे धकेलने में मदद की। कुछ समय तक वह राज्य में रुका रहा और वहां व्याप्त बीमारियों और समस्याओं को सुझाने में मदद करता रहा। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, लेनी धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से विमुख हो गया। एक दिन वह वहां था, अपनी विलक्षण प्रतिभा से चिकित्सकों की सहायता कर रहा था, और अगले ही दिन वह अचानक गायब हो गया। न कोई विदाई, न कोई सुराग, न कोई पत्र। वह हमेशा से एकांतप्रिय व्यक्ति रहे थे, जिनका मन कक्षाओं या भीड़ भाड़ की बजाय उबलते हुए शीशियों और शांत प्रयोगों में कहीं अधिक सहज महसूस करता था। उनके पास न कोई प्रशिक्षु था, न कोई करीबी दोस्त और न ही कोई आधिकारिक संबंध, इसलिए उन्हें ढूंढना धुएं का पीछा करने जैसा था। लेनी स्टील, जैक ने थकी हुई उंगलियों से अपना माथा मलते हुए धीरे से दोहराया। तुम सही कह रहे हो। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रसायन शास्त्रियों में से एक थे और एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी की भी सोच से परे जाकर कल्पना कर सकते थे। जैक की आवाज में उदासी थी, धुंधली उम्मीद और घोर थकावट का मिश्रण। दबाव के कारण जिम्मेदारी का बोझ उसे नीचे खींच रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह हर दिन थोड़ा और बूढ़ा होता जा रहा हो। मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि वह मदद कर सकता है, जैक ने आगे कहा। और सच तो यह है कि मैंने उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। गेल्डाक ने और कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जैक बोलता रहा। कुछ संकेत तो मिले हैं, जैक ने स्वीकार किया। ब्रॉन्जलैंड में अफवाहें फैली हुई हैं। कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने उसे देखा हो, लेकिन फुसफुसाहट काफी नहीं है। और यहाँ जो कुछ हो रहा है, मेरे पास इस कुर्सी से उठने का भी समय नहीं है। शहर छोड़कर उसकी तलाश में जाने की तो बात ही छोड़िए। गेल्डाक के सीने में एक टीस उठी। जैक को अब देखते हुए उसकी मुद्रा अकड़ी हुई थी, उसके कंधे तनावग्रस्त थे, फिर भी उसकी आंखें कांप रही थीं। उसे समझ में आया कि अल्फा अकेले कितना बोझ उठा रहा था। मैंने इस काम पर पहले से ही एक व्यक्ति को लगा रखा है, जैक ने कहा। तो शायद मुझे और स्पष्ट होना चाहिए था। बात यह नहीं है कि मैंने उसे नहीं ढूंढा है, बात यह है कि हमने उसे अभी तक नहीं ढूंढा है। गेल्डाक ने धीरे से सिर हिलाया। बात समझ में आ रही थी। जैक टूटे हुए पैरों के साथ भी आगे बढ़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन वह भी एक ही समय में हर जगह मौजूद नहीं हो सकता था। असल मुद्दा समय है। समय तेजी से बीत रहा है, और मुझे नहीं पता कि किसी के घायल होने से पहले हमारे पास कितना समय बचा है। दोनों व्यक्तियों ने राहत और निराशा से भरी गहरी सांसें लीं। दोनों इस विषय को उठाने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके पुराने भावनात्मक घाव फिर से खुल जाएंगे। लेकिन अब जब सब कुछ खुलकर सामने आ गया था, तो तनाव थोड़ा कम हो गया। तो तुम क्या करने वाले हो? गेल्डाक ने आखिरकार पूछा। क्या तुम स्टीव और उसके साथियों पर हमला करने की योजना बना रहे हो, ताकि जो भी बीमारी फैले उसे रोका जा सके, लिली की रक्षा के लिए? यह एक खतरनाक सवाल था। फिर भी गेल्डाक ने इसे पूछा, क्योंकि जैक को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उससे खुलकर बात कर सके। तुम जो भी फैसला करो, गेल्डाक ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि तुम सही चुनाव करोगे, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जैक ने अपना सिर हिलाया। मुझे उन जोकू की बातों पर यकीन नहीं है, उसने स्वीकार किया। कम से कम अभी तो नहीं। बहुत सी बातें समझ से परे हैं। अगर वह सचमुच इतने लंबे समय से अस्तित्व में था, तो अब क्यों प्रकट हुआ? उसकी शक्ति का कोई व्यक्ति पीढ़ियों तक सभी वेयरवुल्फ समूहों से कैसे छिपा रह सकता है? गेल्डाक चुपचाप सुनता रहा। जैक का तर्क हमेशा की तरह ठोस था। डर और चिंता में डूबे होने के बावजूद जैक ने कभी तर्क का सहारा नहीं छोड़ा। और अगर वाकई में संक्रमण को रोकना ही उसकी प्राथमिकता थी, जैक ने आगे कहा, तो उसने सिर्फ मुझे ही चेतावनी क्यों दी? बाकी वेयरवुल्फ समुदायों को क्यों नहीं? खुद राज्य को क्यों नहीं? इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता। जैक की मुट्ठी मेज पर और कस गई। सच कहूं तो मैं स्टीव से सीधे बात करना चाहता हूं। गेल्डाक ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। लेकिन जैक ने आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। अगर वे भी हमारी ही तरह की परेशानी झेल रहे हैं, अगर उनके पास भी लिली जैसी कोई है, तो गलत समय पर वहां जाना सब कुछ अराजकता में बदल सकता है। यही जैक के संघर्ष का मूल कारण था। न तो उन जोकू का डर, न ही अपनी स्थिति का डर, बल्कि और अधिक पीड़ा पहुंचाने का डर। गेल्डाक ने हल्की सी मुस्कान दी। यही कारण था कि इतने सारे लोग जैक का अनुसरण करते थे। वह परिपूर्ण नहीं था, लेकिन वह एक ऐसे नेता के रूप में विकसित हो चुका था जो अपने दिमाग और दिल दोनों से सोचता था। धैर्य रखना ही शायद एकमात्र रास्ता हो, गेल्डाक ने धीरे से कहा। भले ही धैर्य रखना तुम्हारी सबसे आखिरी इच्छा हो,
जैक ने थकावट से भरी एक कर्कश हंसी हंसी। हाँ, ऐसा ही है। बातचीत अपने स्वाभाविक अंत की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हुई। गैलेडाक जाने की तैयारी कर रही थी, दरवाजे की ओर कदम बढ़ा रही थी, तभी जैक ने फिर से बोलना शुरू किया। वो तीनों नए लोग, जैक ने अचानक पूछा, वे यहाँ कैसे घुल मिल रहे हैं? मुझे खुद उन्हें देखने का समय नहीं मिला। क्या उन्होंने कोई परेशानी खड़ी की? मुझे चिंता थी कि कहीं वे उनजोकू के साथ काम न कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि उन्हें स्टीव ने भेजा हो, क्योंकि वह भी हमारी गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। गैलडाक ने झट से अपना सिर हिलाया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत है। वे मेहनती हैं, वे जल्दी सीखते हैं, और साथ मिलकर वे आश्चर्यजनक रूप से सक्षम हैं। कौन जानता है, शायद एक दिन हम उन पर उम्मीद से ज्यादा निर्भर हो जाएं। जैक ने आश्वासन स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। जैसे ही गैलेडाक कमरे से निकला, उसे पहले से ही पता था कि उसका अगला गंतव्य क्या होगा, छात्रावास की छत। उसे तीनों नए आने वालों से बात करनी थी, ये जानने के लिए कि वे क्या जानते हैं, और शायद, बस शायद, ये पता लगाने के लिए कि क्या वे जैक और लिली की मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पैट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। C 1642 संकटग्रस्त गांव। अध्याय 1642 संकटग्रस्त गांव। वीरों में से एक और रेड विंग साम्राज्य के लंबे समय से कार्यरत पार्षदों में से एक गैरी ब्लूबर्ड को एक विशेष कार्य सौंपा गया था। इन दिनों ब्लूबर्ड को मिशन पर भेजना असामान्य बात थी। उनकी प्रतिष्ठा और पिछली उपलब्धियों के कारण उन्हें आमतौर पर ऐसे खतरों से निपटने के लिए रखा जाता था जिनसे साधारण शूरवीर या साम्राज्य की सेनाएं जूझती थीं। यदि उन्हें व्यक्तिगत रूप से भेजा जा रहा था तो इस अनुरोध में कुछ असाधारण बात थी। वह इस समय एक साधारण लकड़ी की गाड़ी में बैठा था, जिसके पहिए जंगल की सड़क पर चलते हुए एक लयबद्ध ताल में खड़खड़ा रहे थे। उसके साथ दो अन्य शूरवीर भी बैठे थे, जिन्होंने चमकीले कवच पहन रखे थे, जो हर हरकत के साथ हल्की सी खनक पैदा कर रहे थे। वे उसके चुने हुए अंगरक्षक थे। दोनों ही सक्षम थे, हालांकि स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त दिख रहे थे। पता नहीं वो तीनों कैसे होंगे। ब्लूबर्ड ने खिड़की की छोटी सी दरार से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, बस यही उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊं तो मुझे और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना न करना पड़े। सच कहूं तो मैं कुछ सालों में रिटायर होने की सोच रहा था। महोदय, कृपया इस बारे में मजाक न करें। उनके सामने बैठे शूरवीर रिके नाम के एक युवक ने जवाब दिया, जो ये सोचकर ही सीधा खड़ा हो गया। भले ही पहले की तुलना में अब शांति है, लेकिन ये शांति आप जैसे लोगों की वजह से ही है। वीरों की उपलब्धियों के बिना इस राज्य की नींव हिल सकती है। मुझे डर है कि यह धरती अभी आपके बिना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है तुम जरूरत से ज्यादा चिंता करते हो। ब्लूबर्ड धीरे से हंसते हुए बोली, हर जगह नई पीढ़ी उभरती रहती है। मैंने सुना है कि यहाँ वहाँ कुछ नए साहसी लोग सामने आ रहे हैं। और सिल्विया का बेटा, उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अपनी माँ से भी ज्यादा प्रतिभा है। अगर मैं कभी रिटायर हो जाऊं तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, यकीन मानो। लेकिन खैर, चलो इस मामले की बारीकियों पर फिर से बात करते हैं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हम इस बात पर पूरी तरह सहमत हों कि हमें क्यों भेजा गया है। राइके ने सिर हिलाया और अपने बगल में रखे थैले में हाथ डालकर एक कसकर लिपटा हुआ स्क्रॉल निकाला। उसने उसे खोला, गला साफ किया और पढ़ना शुरू कर दिया। हालात थोड़े जटिल हैं, इसलिए मैं संक्षेप में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे बोलने से पहले उन्होंने अपने साथियों की ओर एक नज़र डाली। नदी किनारे बसे एक छोटे से कस्बे ने एक खतरनाक जानवर से निपटने के लिए रेड विंग किंगडम से सहायता मांगी। पहले तो उन्होंने अपने स्थानीय राज्य से मदद मांगी थी, लेकिन उस राज्य ने दावा किया कि उनके पास इस खतरे की जांच करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। इसके बजाय उन्होंने साहसी लोगों को इस समस्या से निपटने के लिए इनाम देने की घोषणा की। ब्लूबर्ड ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। राइके ने आगे कहा, गांव वालों के मुताबिक नदी के उस पार जंगल में एक दरिंदा लोगों को मार रहा है। कुछ साहसी लोग इस सूचना पर वहां गए, लेकिन सभी वापस नहीं लौटे। कुछ शव बाद में मिले, कुछ नहीं मिले। इसके बावजूद इनाम की घोषणा नहीं की गई। उनका राज्य उस गांव पर और संसाधन खर्च नहीं करना चाहता था जिसका उनके क्षेत्र में कोई खास योगदान नहीं था। इसलिए अधिक साहसी लोगों ने कभी ऐसा करने का प्रयास नहीं किया। ब्लूबर्ड ने आंखें खोलते हुए उसकी बात पूरी की। बिल्कुल, राइके ने पुष्टि की। और भी कई लोगों के लापता होने के बाद गांव ने सीधे रेड विंग किंगडम से गुहार लगाए। हमने स्थिति का जायजा लेने के लिए एक शूरवीर को भेजा।
कोई साधारण शूरवीर नहीं, बल्कि एक शूरवीर कप्तान। ब्लूबर्ड ने भौहें चढ़ा लीं। सिर्फ एक कप्तान, हमें लगा था कि इतना काफ़ी है, राइके ने जवाब दिया। कैप्टन को समस्या की प्रकृति का पता लगाने के लिए भेजा गया था। अगर उन्हें लगता कि समस्या बहुत गंभीर है तो उनसे पीछे हटने और वापस रिपोर्ट करने की उम्मीद की गई थी। लेकिन वह संदेश कभी नहीं आया। अब पूरा एक हफ्ता बीत चुका है और कोई खबर नहीं मिली है। प्रक्रिया यही थी, जब कोई नाइट कैप्टन जवाब देने या संदेश भेजने में विफल रहता था तो मामला तुरंत ब्लूबर्ड के पास पहुंच जाता था। ठीक है, ब्लूबर्ड ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। गाड़ी थोड़ी देर में रुक गई। घोड़े हिनहिनाए, जमीन पर पैर पटके और ब्लूबर्ड सबसे पहले बाहर निकला। राइके और दूसरा शूरवीर उसके पीछे पीछे आए। उनके सामने का दृश्य विचलित करने वाला था। छोटे से कस्बे ने अपने चारों ओर लकड़ी की दीवारें और यहाँ तक कि निगरानी मीनारें भी खड़ी कर रखी थीं, जो स्पष्ट रूप से खतरे के जवाब में किए गए रक्षात्मक उपाय थे। लेकिन इन सावधानियों के बावजूद वहां एक भी व्यक्ति तैनात नहीं था। जैसे ही वे तीनों आगे बढ़े, उन्होंने आधा बंद सामने का फाटक धक्का देकर खोल दिया। कब्जों से जोरदार चरमराहट की आवाज आई। गांव के अंदर सड़कें एकदम शांत और निर्जीव थीं। कोई ग्रामीण चलता हुआ नहीं, कोई बच्चा दौड़ता हुआ नहीं, कोई विक्रेता चिल्लाता हुआ नहीं। यहां तक कि किसी खिड़की से झांकता हुआ कोई जिज्ञासु चेहरा भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जगह को रातों रात छोड़ दिया गया हो। मुझे ये पसंद नहीं है, ब्लूबर्ड ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए अपनी तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ और कस ली। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अन्य योद्धाओं ने भी अपनी तलवारें म्यान से निकाल लीं, धातु चमड़े से टकराकर सरसरा उठी। हवा भी अजीब सी लग रही थी, भारी, स्थिर और भयानक रूप से शांत। जैसे जैसे वे गांव के भीतर गहराई में बढ़ते गए, ब्लूबर्ड ने जमीन पर बिखरे हुए गहरे धब्बे देखे। वह नीचे झुका और दस्ताने पहने हुए अपनी उंगली से उनमें से एक धब्बे को दबाया। खून, उसने कहा। युवा योद्धा ने घबरा कर निगलते हुए कहा, महाराज, क्या आपको लगता है कि वह जानवर उन तक पहुंच चुका है? क्या पूरा शहर तबाह हो गया होगा? या शायद वह एक जानवर नहीं, बल्कि जानवरों का पूरा झुंड था। चुप रहो, ब्लूबर्ड ने दोबारा खड़े होते हुए आदेश दिया। वह गांव के चौक के बीचों बीच लगे एक तंबू की ओर सावधानीपूर्वक बढ़ा। सतर्क रहो। धीरे धीरे उसने तंबू के पर्दे की ओर हाथ बढ़ाया। उसने उसे उठा लिया। जिस क्षण उसने ऐसा किया, ग्राह, एक तीखी, विकृत चीख उसके कानों में गूंज उठी। कोई चीज भयानक गति से आगे बढ़ी। ब्लूबर्ड ने सहज प्रतिक्रिया करते हुए समय रहते अपनी तलवार उठा ली। तभी नुकीले दांतों से भरे जबड़े धातु की खनक के साथ तलवार पर टूट पड़े। क्या? रिके पीछे की ओर लड़खड़ा गया। ब्लूबर्ड ने अपने दांत पीसते हुए अपनी तलवार को पीछे की ओर झटका दिया और उस प्राणी के जबड़े में फंसाकर उसे तंबू से बाहर घसीटते हुए जमीन पर फेंक दिया। शूरवीरों ने तुरंत उसे घेर लिया। यह एक इंसान है, उनमें से एक ने अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन जमीन पर पड़ा वह व्यक्ति असामान्य रूप से तड़पने लगा। उसकी त्वचा पर बुलबुले और छाले पड़ने लगे, धब्बे ऐसे उभरने लगे मानो अंदर से उबल रहे हों। हवा में एक तेज सरसराहट की आवाज गूंज उठी। वह व्यक्ति दर्द से चीखता हुआ जमीन पर लौटने लगा, उसके अंग बुरी तरह फड़क रहे थे। हे भगवान, राइके ने भयभीत होकर फुसफुसाया। इनके साथ क्या हो रहा है? ब्लूबर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सावधानी से आगे बढ़ा और तड़पते और धुआं छोड़ते शरीर को देखता रहा। खून से लाल, धुंधली आंखों ने एक पल के लिए उसकी आंखों से आंखें मिलाईं, जो दर्द और पागलपन से भरी थीं। जिस भी जानवर ने उन पर हमला किया था, वह कोई साधारण जानवर नहीं था। और इस गांव का क्या हुआ था? ... अभी तो बस खुद को प्रकट करना शुरू ही किया था। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। एक नया मुद्दा। अध्याय 1643। एक नया मुद्दा। ब्लूबर्ड और बाकी लोग उस प्राणी को, अगर उसे अभी भी प्राणी कहा जा सकता है, दौड़ते हुए देखते रहे। गांव के खुले मैदान में बेसुध होकर दौड़ते हुए उस जीव के अंग फड़फड़ा रहे थे। लेकिन कुछ ही कदमों के बाद उसकी गति धीमी पड़ने लगी। उसकी बाहों की सिकुड़ी हुई त्वचा कस गई और हड्डियों से असामान्य रूप से चिपक गई। कुछ ही क्षण बाद उसके पैर लड़खड़ा गए और शरीर एक धीमी सी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह फिर नहीं हिला। क्या वह एक मानवाकार जानवर था? रिके ने हिचकिचाते हुए पूछा, अभी भी अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए था। ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे शूरवीर ने थोड़ा आगे झुकते हुए लेकिन सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखते हुए जवाब दिया।
मानव रूपी जानवर इससे कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। कपड़ों को देखो, ये फटे हुए हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों के उचित पहनावे हैं। मुझे लगता है कि ये गांव के ही किसी निवासी का काम है। क्या गांव वालों में से कोई एक? तो क्या उन्होंने ही बाकी सबको खत्म किया? ये पूरी जगह एकदम वीरान है। जब दोनों शूरवीर सिद्धांतों का आदान प्रदान कर रहे थे, ब्लूबर्ड चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, उसकी सांसें गहरी और नियंत्रित थीं। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, उसे अदृश्य धागों की तरह गांव में फैलने दिया, हर संरचना, हर छाया, हर हलचल को छूते हुए। उसके पास जैक के वेयरवुल्फ रूप जैसी अलौकिक श्रवण शक्ति नहीं थी, लेकिन ची के माध्यम से वह उसके करीब पहुंच सकता था और हर सूक्ष्म ध्वनि को बढ़ा सकता था। मुझे और भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ब्लूबर्ड ने आखिरकार कहा। सिर्फ इस तंबू में ही नहीं, इस गांव के लगभग हर घर में लोग हैं। राइके का चेहरा अचानक आशा से चमक उठा। क्या वे छिपे हुए हैं? अगर वे उस जीव से डरे हुए थे जिसे हमने अभी देखा, तो शायद वे मदद का इंतजार कर रहे हों। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि यहाँ सुरक्षित है। नहीं, ब्लूबर्ड भौंका, लेकिन शूरवीर ने तंबू का पर्दा पहले ही हटा दिया था। पलक झपकते ही कई आकृतियां उस खुले स्थान की ओर लपकी। ब्लूबर्ड ने गुर्राती हुई सभी आकृतियों से कहीं अधिक तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने राइके के कॉलर के पिछले हिस्से को पकड़ा और उसे पीछे की ओर खींच लिया। ठीक उसी समय एक मुड़ा हुआ हाथ हवा में उस जगह पर वार करने के लिए आया जहां राइके का चेहरा था। दूसरा शूरवीर लड़खड़ा कर पीछे गिर गया। तभी ब्लूबर्ड तलवार खींचे हुए उनके सामने कूद पड़ा, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आया। जीव अंदर ही रहे, गुर्राते, फुफकारते और अपने पंजों से उस सूरज की रोशनी को कुरेदते रहे जो तंबू के बाहर जमीन को रोशन कर रही थी। ब्लूबर्ड ने धीरे से सांस छोड़ी। क्या तुम अपनी सारी ट्रेनिंग भूल गए? शर्म से रिके का चेहरा लाल हो गया। हमने अभी अभी एक ऐसे जीव से लड़ाई की जो ठीक किसी तंबू से बाहर निकला था। अगर अंदर छिपा कोई और जीव बाहर निकलने में सक्षम होता, तो वह हमला कर चुका होता या धूप से मर चुका होता। जिस तरह से उन्होंने खुद को रोका, उससे ये साबित होता है कि अंदर और बाहर एक ही जीव मौजूद हैं। राइके ने अपना सिर झुका लिया। माफी चाहता हूं, मैं लापरवाह था। तुम अति आत्मविश्वास में थे, ब्लूबर्ड ने शांत स्वर में सुधार करते हुए कहा। आत्मविश्वास ठीक है, लापरवाही ठीक नहीं है। दूसरे शूरवीर ने हाथ उठाया। महाराज, वे जल रहे थे इसलिए बाहर नहीं निकल पाए, है ना? जब पहला बाहर भागा तो उसकी त्वचा झुलस गई। ये जीव जो भी हो, धूप में कदम नहीं रख सकते, इसलिए सब लोग अंदर छिपे हुए हैं क्योंकि दिन की रोशनी उन्हें नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल सही, ब्लूबर्ड ने जवाब दिया। अगर गांव वाले सब इस हालत में हैं, तो यहाँ कुछ खतरनाक हो रहा है। और ये शैडो प्लेग की तरह ही हो सकता है। उस नाम ने दोनों शूरवीरों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। चलिए दूसरी इमारत में चलते हैं, ब्लूबर्ड ने आगे कहा। हमें भीड़ में घुसे बिना साफ नजारा चाहिए। उस केबिन के अंदर हलचल कम है। तीनों गांव के किनारे पर स्थित एक लकड़ी की झोपड़ी के पास पहुंचे। दरवाजा टेढ़ा लटका हुआ था, मानो अंदर से खरोंचा या तोड़ा गया हो। ब्लूबर्ड ने उसे धक्का देकर खोला और शांत कदमों से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, स्नैप, फुफकार, ग्राह, तीन आकृतियां उन्मादपूर्ण गति में आगे बढ़ीं। वे जीव चारों पैरों पर रेंग रहे थे, उनकी उंगलियां पंजों की तरह मुड़ी हुई थीं और उनकी आंखें भूख से चौड़ी और विचलित थीं। शूरवीरों ने प्रशिक्षित सटीकता के साथ प्रतिक्रिया दी। राइके झुक गया और बाल बाल हमले से बच गया। उसने अपनी कोहनी ऊपर उठाए और उस जीव के जबड़े पर प्रहार किया, फिर एक लात मारकर उसे पीछे धकेल दिया। दूसरे योद्धा ने अपना शरीर मोड़ा और अपनी तलवार के मूठ से आने वाले एक हमले को रोकते हुए उस प्राणी के पेट पर एक जोरदार लात मारी। ये लोग तो बड़े ताकतवर हैं, योद्धा चिल्लाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ची शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ अपनी सहज प्रवृत्ति से काम चला रहे हैं। ब्लूबर्ड ने अपनी तलवार से एक और वार को रोक दिया, जिससे वह प्राणी लड़खड़ाकर वापस अंधेरे में चला गया। उसने घातक बल से जवाबी हमला नहीं किया, उसे जानकारी चाहिए थी, लाशें नहीं। बाहर निकलो, हटो, ब्लूबर्ड ने आदेश दिया। तीनों एक साथ पीछे हट गए, दरवाजे से फिसलकर बाहर निकले और कई मीटर पीछे कूद गए। जैसे ही उनके शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ी, केबिन के अंदर मौजूद जीव जम गए, गुर्राते हुए, लेकिन पीछा करने को तैयार नहीं थे या शायद असमर्थ थे। राइके ने अपने माथे से पसीना पोंछा। तो वे सचमुच जा नहीं सकते। इस गांव में हर कोई सचमुच। पता नहीं वो क्या होता है। यहाँ क्या हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ब्लूबर्ड ने सुनसान गांव के शांत घरों को देखते हुए धीरे से कहा। ये लोग ताकतवर हैं, आम ग्रामीणों से कहीं ज्यादा ताकतवर, लेकिन क्या वे इतने ताकतवर हैं कि एक नाइट कैप्टन को मार सकें? ये सोचकर वे सब एकदम सहम गए। अगर कप्तान के आने पर ग्रामीण पहले से ही इस हालत में थे, ब्लूबर्ड ने आगे कहा, तो शायद वह उनकी भारी संख्या से घबरा गया होगा, या शायद वह तैयार नहीं था। शायद उसे तब तक पता ही नहीं चला कि वे क्या हैं जब तक कि वे उस पर हमला नहीं कर चुके थे। या शायद, राइके ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद वह भी उन्हीं में से एक बन गया हो।
यह एक ऐसी संभावना थी जिसे उनमें से कोई भी खुलकर कहना नहीं चाहता था। अगर एक कप्तान रैंक का योद्धा बदल गया होता तो वह अब कैसा दिखता? ऐसा प्राणी कितना शक्तिशाली होता? वह क्या क्या कर सकता था? तीनों के बीच एक गहरा और गंभीर सन्नाटा छा गया। ब्लूबर्ड ने शांत भाव से कहा, दो विकल्प हैं, और उनके उलझे हुए विचारों को एक दिशा दी। या तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति बेहद शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि वह किसी नाइट कैप्टन को संक्रमित कर सके या हरा सके, या फिर कैप्टन को खतरे का एहसास होने से पहले ही अचानक हमला झेलना पड़ा। उसने अपनी तलवार को आंशिक रूप से म्यान में डाला और उसे वहीं टिका दिया। उन्होंने आगे कहा, हम इतना तो जानते हैं कि हमें रात होने से पहले कार्रवाई करनी होगी। राय के सख्त हो गया, क्योंकि जब सूरज डूब जाता है, जो भी चीज़ इन्हें अभी रोक रही है वह इन्हें बाद में नहीं रोक पाएगी। ब्लूबर्ड ने अपनी बात समाप्त की। ये जीव केवल सूर्य के प्रकाश से ही सीमित हैं। अंधेरा होने पर इनमें से 100 जीव स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे। दूसरे शूरवीर ने मुश्किल से अपनी बात कही। रिके, यहाँ कितने ग्रामीण रहते हैं? राइके ने अपने नोट्स पर एक नज़र डाली, हालांकि उसे पहले से ही जवाब पता था। लगभग 100, शायद कुछ और। ब्लूबर्ड ने धीरे से सांस छोड़ी और खाली गांव का जायजा लेते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। 100 संक्रमित ग्रामीण, उसने दोहराया। अंधकार होने वाला है, एक लापता नाइट कैप्टन, और एक ऐसा दैत्य या स्रोत जो पूरी बस्ती को इस हालत में पहुंचाने में सक्षम है। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। C1644। क्या कोई टीम बना रहा है? अध्याय 1644। क्या कोई टीम बना रहा है? पिछले कुछ दिनों से स्टीव का समूह अपना ज्यादातर समय शिविर के आसपास ही बिता रहा था। यह उनके लिए असामान्य था। आमतौर पर उनका समूह पहाड़ों और जंगलों में खोज यात्राओं पर निकलता था, आसपास की बस्तियों की मदद करता था, पैसे कमाता था और आसपास के इलाकों से संबंध मजबूत करता था। वे दूर दूर तक यात्रा करने और उन कठिन कार्यों को करने के लिए जाने जाते थे जिन्हें कोई और नहीं करना चाहता था। लेकिन अब वे स्थानीय स्तर पर ही काम करते थे। जब भी वे कोई अनुरोध स्वीकार करते तो केवल आसपास के काम ही चुनते, जैसे छोटे मोटे काम, स्थानीय शिकार या एस्कॉर्ट का काम जिसमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत न हो। स्टीव ने खुद ही ये आदेश दिया था। वह नहीं चाहता था कि गैरी, काय और ल्यूपस से जवाब मिलने से पहले कोई अनचाहा विवाद या गलतफहमी हो जाए। उन्हें उन तीनों पर भरोसा था, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक थी कि जोखिम लेना उचित नहीं था। स्टीव शिविर में चलते हुए सोच रहा था, अगर उन तीनों ने मेरे द्वारा उन्हें वहां भेजने के बारे में सच भी बता दिया तो भी एक सही बातचीत का रास्ता खुल जाना चाहिए, है ना? जैक को पता चलने पर वह देखते ही हमला नहीं करेगा। वह अस्थायी तंबुओं और लकड़ी के ढांचों के बीच से गुजरता हुआ गुजरते समय समूह के सदस्यों को सिर हिलाकर अभिवादन करता था। कई लोग ब्लेड तेज कर रहे थे या उपकरणों की मरम्मत कर रहे थे। कुछ पास के पेड़ों की शाखाओं में झपकी ले रहे थे, अन्य कुश्ती या प्रशिक्षण में व्यस्त थे। ये किसी सामान्य दिन की तरह ही महसूस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन सब के ऊपर, मुस्कानों पर, हंसी पर, सामान्य जीवन जीने के प्रयासों पर उनजोकू की छाया मंडरा रही थी। अगर उनजोकू प्रकट नहीं हुआ होता, अगर उसने स्टीव को जैक से लड़ने की जरूरत के विचार पर जोर न दिया होता, अगर उसने इस बात पर जोर न दिया होता कि दुनिया का संतुलन दो अल्फाओं के टकराव पर निर्भर करता है, सब कुछ एकदम सही होता। स्टीव ने उदास मन से सोचा, शायद इसका समाधान यही हो कि उनजोकू को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस विचार से तुरंत एक और विचार उत्पन्न हो गया, क्या हम में इतनी ताकत होगी भी? शायद अगर जैक और मैं साथ मिलकर काम करें तो हम कुछ कर सकते हैं। जैसे जैसे स्टीव इस बारे में सोचता गया, ये संभावना मूर्खतापूर्ण लगने के बजाय वास्तविक लगने लगी। लेकिन इसके लिए उन्हें पहले जानकारी चाहिए थी, उन्हें स्पष्टता चाहिए थी, और इसके लिए स्टीव शायद कुछ ज्यादा ही बेचैनी से उन तीनों नए लोगों के लौटने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह शिविर के केंद्र की ओर चक्कर लगाते हुए कुछ झुंड के सदस्यों का अभिवादन कर रहा था, जिन्होंने उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया, स्टीव को अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो बहुत समय से नहीं हुआ। शिविर के प्रवेश द्वार के पास हलचल मच गई। स्टीव तेजी से आवाज की ओर बढ़ा और जल्द ही उसने 4 वेयरवुल्फों के एक समूह को लौटते हुए देखा। वे सभी जानवरों के कवच पहने हुए थे, उनके कंधे और पैर धूल से ढके हुए थे। उनके चेहरे गंभीर, उदास और भारी थे, लेकिन स्टीव की नज़र उस लकड़ी की संरचना पर पड़ी जिसे वे ले जा रहे थे, एक साधारण सी सपाट मेज जिसके तख्ते रस्सी से बंधे हुए थे। उसके ऊपर एक शव पड़ा था। उन्हीं में से एक,
चारों ने सावधानीपूर्वक मेज को स्टीव के सामने जमीन पर रख दिया। बेजान शरीर को देखकर उसका दिल बैठ गया। शव बुरी तरह से क्षत विक्षत था, बेरहमी से चीरा हुआ था, शरीर के टुकड़े गायब थे, घाव इतने भयानक थे कि किसी सामान्य जानवर के हमले से नहीं हो सकते थे। स्टीव एक घुटने पर बैठ गया और उसने गिरे हुए साथी के हाथ पर धीरे से हाथ रखा। हमारे परिवार का एक सदस्य दिवंगत हो गया है, स्टीव ने धीमी आवाज में कहा। अंतिम संस्कार की तैयारी करो। हम हमेशा की तरह उनका सम्मान करते हैं। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें निहित गंभीरता ने समूह के कई सदस्यों को अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उनके चारों ओर तैयारियां शुरू हुईं, लोग लकड़ी इकट्ठा करने लगे, मशाले जलाने लगे, प्रार्थनाएं फुसफुसाने लगे। स्टीव ने लौट रहे समूह पर ध्यान केंद्रित किया। क्या हुआ? स्टीव ने पूछा, हालांकि उसके लहजे से पहले ही पता चल रहा था कि उसे जवाब से डर लग रहा है। एक वेयरवुल्फ आगे बढ़ा। वह सहमा हुआ था और उसकी सांसें अभी भी कुछ अनियमित थीं। उन्होंने कहा, यह पहले जैसा ही था। पिछली बार जो हुआ था वही सब कुछ हुआ। स्टीव की आंखें सिकुड़ गईं। वे इंसानों जैसे दिखते थे, वेयरवुल्फ ने समझाया। लगभग पूरी तरह से। उनके चेहरे, उनके शरीर, उनके खड़े होने का तरीका। लेकिन उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। उनके नाखून लंबे और नुकीले थे और उनके दांत जानवरों जैसे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। और उनकी गंध, हालांकि वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी गंध इंसानों जैसी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। गंध अजीब थी, जैसे सड़ी हुई मीठी गंध किसी भूखी चीज के साथ मिली हुई हो। स्टीव का जबड़ा कस गया। शुरू में हमारी उनमें से कुछ से मुलाकात हुई। क्योंकि वे इंसानों जैसे दिखते थे, इसलिए हम हिचकिचाए। हम में से कोई भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हमने सालों से अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए काम किया है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि वेयरवुल्फ पर भरोसा किया जा सकता है। हम इसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उसने अपनी निगाहें नीचे कर लीं। लेकिन वे सोच नहीं रहे थे। वे बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने बस हमला कर दिया, बिल्कुल जंगलीपन की तरह। हमारे पास आत्मरक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी तीनों ने सिर हिलाया। उनके चेहरों पर इस हानि का दर्द स्पष्ट झलक रहा था। हम पीछे हटने की कोशिश करते हुए दूर जाते रहे, लेकिन उनमें से और भी हमारा पीछा करते रहे। वे लगातार हमारा पीछा करते रहे, जंगल में हमारा पीछा करते रहे। और वे ताकतवर थे, आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर। वे हमें गंध से पहचान लेते थे, यहाँ तक कि जब हम हवा से अपनी गंध छिपाने की कोशिश करते थे। उनकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। हम तो भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन हम में से एक नहीं बच पाया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, नीचे घसीट लिया और हम उसे बचा नहीं सके। जैसे जैसे स्टीव सुनता गया, उसका चेहरा सख्त होता गया। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। इससे पहले भी एक घटना घटी थी। एक हमलावर शिविर में घुस आया था जो देखने में लगभग इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन साफ तौर पर इंसान नहीं था। लाल आंखें, जानवरों जैसे दांत, वही घिनौनी गंध। उन्होंने इसे एक इकलौती घटना, किसी विक्षिप्त व्यक्ति की हरकत या बदकिस्मती का श्राप मानकर खारिज कर दिया था। पर अब दूसरी घटना का मतलब था कि कुछ बहुत बड़ा घट रहा था। क्या किसी ने तुम्हें इन इंसानी राक्षसों से लड़ते देखा? स्टीव ने सावधानी से पूछा। यह जरूरी था। अगर आम लोग वेयरवुल्फ को इंसानों जैसे दिखने वाले जीवों को मारते हुए देख लेते, तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती थी। समूह ने सिर हिलाया। हमें ऐसा नहीं लगता, एक ने जवाब दिया। आसपास के सभी लोग शायद उन जीवों के हमले में मारे जा चुके होंगे। लेकिन और भी जीव हो सकते हैं। वे हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। वे गंध का पता लगाने में बेहद माहिर लगते हैं। स्टीव ने धीरे से सांस छोड़ी। इस बात की संभावना थी, बल्कि संभावना से कहीं अधिक, कि यह सब उनजोकू से जुड़ा हुआ था। हो सकता है कि ये जीव उसी की करतूत हों। शायद अल्फा संघर्ष को शुरू करने से पहले उन्हें थकाने का यह उनका तरीका था। सुनो, स्टीव ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि आसपास के सभी लोग सुन सकें। इस क्षण से कोई भी किसी भी मिशन को स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी शिविर को अकेले नहीं छोड़ेगा। समूह के सदस्य स्थिर होकर सुनने लगे। शिविर के चारों ओर गश्ती का दायरा बढ़ाओ, स्टीव ने निर्देश दिया। हर दिशा में फैल जाओ, लेकिन जोड़े में रहो। अगर तुम में से किसी को भी पहले जैसी ही गंध आए, उन जीवों की गंध, तो उनसे उलझना मत। अकेले जांच मत करो। उसने वापस लौटे चारों लोगों की ओर इशारा किया। आपको उनकी गंध याद रखनी चाहिए। अगर आपको वह गंध दोबारा आए या किसी भी तरह का खतरा महसूस हो, तो तुरंत सूचना दें। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी, तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम।
सी 1645 घरों के अंदर राक्षस। अध्याय 1645 घरों के अंदर के राक्षस। ब्लूबर्ड और उसके साथी बेहद परेशान थे। हाल के दिनों में किसी भी मिशन की तुलना में वे कहीं ज्यादा असमंजस में थे, लेकिन वे जानते थे कि वे निष्क्रिय होकर सवाल नहीं कर सकते। उन्हें कार्रवाई करनी थी, जांच करनी थी और पता लगाना था कि आखिर हो क्या रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था, लेकिन समय सीमा बहुत सख्त थी। रात होने वाली थी और जो उन्होंने पहले देखा था उसके आधार पर रात होने पर सब कुछ बदल जाएगा। सबसे पहले उन्होंने गांव के और अधिक हिस्सों को देखने और घूमने का फैसला किया। हालात देखकर साफ लग रहा था कि कोई संघर्ष हुआ था। जगह जगह सूखे खून के छींटे पड़े थे, खून के निशान कोनों तक फैले हुए थे, मानो लोग भागे हों या घसीटे गए हों। कई लकड़ी की दीवारों पर खरोंच के निशान और टूटे तख्ते हिंसक हमलों और जान बचाने की बेताब कोशिशों की ओर इशारा कर रहे थे। कभी कभी उन्हें छोटे छोटे अवशेष मिलते थे, कुतरे हुए दिखने वाली हड्डियां, फटे हुए कपड़े के टुकड़े और अधूरे शरीरों के निशान। ऐसा प्रतीत होता था कि अधिकांश अवशेषों को सब कुछ बिगड़ने के बाद किसी जंगली जानवर या पशु ले गए थे। लेकिन एक निष्कर्ष स्पष्ट हो गया, या तो ग्रामीण मर चुके थे या फिर वे किसी ऐसे पागलपन से संक्रमित हो गए थे जिसके कारण वे घरों के अंदर छिपे हुए थे। उन सभी का धूप से दूर रहना इस बात की और भी पुष्टि करता है। ब्लूबर्ड ने अंत में कहा, हमें आसपास के इलाकों की जांच करनी होगी। अगर दूसरे शहरों में भी यही लक्षण दिखाई देते हैं तो यह एक साधारण क्षेत्रीय समस्या से कहीं अधिक गंभीर रूप ले सकता है। ब्लूबर्ड और दूसरे शूरवीर के अगले गांव जाने के दौरान राइके को गांव में ही रुकने का आदेश दिया गया। राइके ने पहले तो जोर जोर से विरोध किया। उसे ऐसे गांव में अकेले छोड़े जाने से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी जहां लगभग 100 ऐसे इंसान रहते थे जो मानो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। लेकिन ब्लूबर्ड ने उसे समझाया और अंत में राइके ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। जब तक वे धूप में नहीं निकलते तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसने घबराते हुए बुदबुदाया। शायद। ब्लूबर्ड ने उसे कंधे पर थपथपाकर आश्वस्त किया। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुरंत आकर हमसे संपर्क करो। राइके को पीछे छोड़कर ब्लूबर्ड और दूसरा शूरवीर पास के गांव की ओर चल पड़े। गांव में प्रवेश करते ही उन्हें चहल पहल, हंसी खुशी और जीवन का नजारा देखकर राहत मिली। लोग गलियों में घूम रहे थे, बच्चे लकड़ी के पुलों पर दौड़ रहे थे और विक्रेता अपनी दुकानों के बाहर खड़े होकर अपने सामान के बारे में जोर जोर से प्रचार कर रहे थे। कम से कम समस्या इतनी दूर तक नहीं फैली थी। लेकिन ब्लूबर्ड ने समय बर्बाद नहीं किया। किसी से पूछताछ करने से पहले ही वह सीधे शहर में स्थित एक विशेष संदेशवाहक चौकी पर पहुंच गया, जिसका उपयोग साहसी और अधिकारी दोनों ही त्वरित संचार के लिए करते थे। उसने युवा संदेशवाहक को एक सीलबंद संदेश सौंपा। इसे जितनी जल्दी हो सके रेड विंग किंगडम तक पहुंचाना होगा, ब्लूबर्ड ने सख्ती से कहा। उस युवक ने एक बार झुककर अभिवादन किया, फिर तुरंत घोड़े पर सवार होकर पूर्वी सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ा और क्षितिज में ओझल हो गया। ये सब हो जाने के बाद ब्लूबर्ड और नाइट ने अपनी जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों से पूछताछ करना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। लोग उनके प्रति खुले और मित्रवत थे, खासकर जब उन्होंने रेड विंग किंगडम शब्द सुना। उन्होंने भोजन की पेशकश की, पूछा कि क्या कोई बड़ा युद्ध छिड़ा है और अधिक शानदार आवास न होने के लिए क्षमा मांगी। लेकिन चिंताजनक बात यह थी, जो वास्तव में परेशान करने वाली थी, कि किसी ने भी उस बीमारी या ब्लूबर्ड द्वारा वर्णित लक्षणों के बारे में कुछ नहीं सुना था। एक भी व्यक्ति नहीं, कोई असामान्य बीमारी नहीं, लाल आंखों वाले इंसान नहीं, कोई असामान्य प्रकोप नहीं, कोई हमला नहीं। कुछ ग्रामीणों ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने हाल ही में प्रभावित कस्बे का दौरा किया था और वहां सभी लोग बिल्कुल ठीक लग रहे थे। ब्लूबर्ड ने सोचा, ये बदलाव अचानक हुआ और बेहद भयावह भी, लेकिन गांव में कुछ समय से अजीबोगरीब समस्याएं आ रही थीं, है ना? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया? कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगर यह कोई प्राकृतिक बीमारी होती जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती तो कम से कम आसपास के इलाकों में तो फैल ही जाती। किसी ने कुछ देखा होता, किसी में लक्षण जरूर दिखते, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये जानबूझकर किया गया हो, उद्देश्यपूर्ण, लगभग योजना के अनुसार। और चाहे इसकी शुरुआत कैसी भी हुई हो, फिलहाल तो इसे काबू में रखा जा सकता था, क्योंकि स्वस्थ गांव में किसी में भी संक्रमण का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था और न ही किसी को इसके इलाज के बारे में कुछ पता था। ऐसे छोटे कस्बों में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सबसे अच्छे चिकित्सा विशेषज्ञ बड़े शहरों में दूर दूर तक मौजूद थे। जब ब्लूबर्ड राइके लौटा तो उसने उस आदमी को बेचैनी से इधर उधर घूमते हुए पाया। कुछ नहीं हुआ, रिके ने जल्दी से कहा, लेकिन मुझे लगातार ऐसा लग रहा था कि कुछ हो सकता है। मुझे भी यही चिंता थी, ब्लूबर्ड ने स्वीकार किया। इस बात की संभावना है कि जिसने भी या जो भी चीज नाइट कैप्टन की हत्या की है वह तुम्हारे पीछे भी आ सकती है। रिके ने घबराकर घूंट भरा और अचानक उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। उस विचार से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छी खबर है, ब्लूबर्ड ने आगे कहा। ये समस्या फैली नहीं है, आसपास के गांव सुरक्षित हैं।
इसका मतलब ये भी है कि हमें संक्रमित ग्रामीणों के बारे में फैसला करना होगा, और हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। जैसे ही वे परित्यक्त बस्ती के किनारे के पास खड़े हुए, सबसे बड़ी समस्या दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गई। प्रतिबंध। उनके पास इस स्थिति के लिए कोई उपयुक्त साधन नहीं था। साधारण रस्सियां और जंजीरें तो पहले ही बेकार साबित हो चुकी थीं। उन्होंने एक केबिन में प्रवेश करते समय इनका परीक्षण किया था। रस्सियां सूत की तरह टूट गईं, यहाँ तक कि मजबूत गांठें भी खुल गईं। संक्रमितों में जो भी ताकत थी, वह सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक थी। उन्हें जानवरों के स्तर के बंधनों की आवश्यकता होगी, जो धातु और चमड़े से बने हों और जिनमें चिया जादुई पशु गुणों का संचार हो। लेकिन वे दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाले थे और निश्चित रूप से किसी दूरस्थ नदी किनारे के गांव में आसानी से नहीं मिल जाते थे। हम क्या करें? राइके ने डर से भरी आवाज में पूछा। जब रात होगी तो क्या वे बाहर नहीं निकलेंगे? क्या वे हम पर हमला नहीं करेंगे? और सिर्फ हम ही नहीं, वे इस जगह को छोड़कर दूसरे कस्बों पर भी हमला कर सकते हैं। ब्लूबर्ड ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह खाली सड़कों पर टकटकी लगाए आंखें सिकोड़कर देख रहा था। वह सिर्फ उन तीनों के बारे में नहीं सोच रहा था, वह पूरे राज्य के बारे में सोच रहा था, पूरे ब्रॉन्जलैंड के बारे में। इस बारे में कि अगर 100 संक्रमित इंसान अंधेरे की आड़ में दुनिया में फैल गए तो क्या होगा। ब्लूबर्ड ने धीमी आवाज में कहा, राज्य की रक्षा के लिए हमें पहले कुछ कोशिश करनी होगी। अंततः उसकी नजरें राइके से मिलीं। हम बड़े शिविरों में से एक में प्रवेश करेंगे और यथासंभव लोगों को काबू में करने का प्रयास करेंगे। यदि हम किसी समूह को भले ही अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने में सफल हो जाते हैं, तो इससे हमें अतिरिक्त बल आने तक का समय मिल जाएगा। राइके की तलवार पर पकड़ और मजबूत हो गई। और अगर हम उन्हें रोक नहीं पाए तो? उसने पूछा। ब्लूबर्ड ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। फिर जब रात हो जाएगी तो हमारे पास उन सभी से छुटकारा पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। राइके का पेट मरोड़ उठा। सूरज पेड़ों के पीछे डूबने लगा था, जिससे सुनसान घरों पर लंबी लंबी छाया पड़ रही थी। जमीन पर बैंगनी रंग की रोशनी फैल रही थी। वह ब्लूबर्ड को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह जानता था कि कप्तान ऐसी परिस्थितियों में कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि करुणा के कारण हिचकिचाता था, और यह हिचकिचाहट उन सभी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। रात तेजी से आ रही थी, और इसी तरह राक्षस भी घरों के अंदर फंस गए थे। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पैट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। C 1646 झूठ और सच। अध्याय 1646 झूठ और सच। अच्छा, इससे बात पक्की हो गई, काई ने बाकी लोगों के पास लौटते हुए कहा। इस समय गैरी और ल्यूपस वेयरवुल्फ्स के लिए आरक्षित खुले आंगन के बीच में बने पत्थर के फव्वारे के पास आराम कर रहे थे, जो आमतौर पर चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन आज सूरज सिर पर था और उनका मिशन रुका हुआ था, इसलिए यह इलाका अजीब तरह से शांत लग रहा था। दिन का समय था और उन तीनों ने लगभग कुछ भी न करते हुए अपना अधिकांश समय बिताया था। कोई मिशन नहीं, कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं, बस इंतजार। फिर भी काई ने घंटों को पूरी तरह से बर्बाद नहीं करना चाहा और अपना समय जानकारी इकट्ठा करने में बिताया, जैसा कि वह इसे कहता था। गैरी उठ बैठा। किस बात की पुष्टि हुई? मैंने पुष्टि कर ली है कि इस युग में पिशाच मौजूद नहीं है, काई ने जवाब दिया। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैं चुपके से शहर गया, पुस्तकालयों की जांच की, जितने भी पुराने कर्मचारी मुझे मिले उनसे पूछा। पिशाचों के बारे में एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला। लुपस ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। तो क्या यह एक समस्या नहीं है? हमने गेल्डाक को बताया था कि हमें उनके बारे में पता है। अगर वे यहाँ ज्ञात नहीं हैं तो वह निश्चित रूप से संदेह करेगा। यह इंटरनेट का जमाना नहीं है, काई ने हाथ हिलाकर चिंता को दूर करते हुए कहा। जानकारी आसानी से साझा नहीं की जाती। एक किताब की कॉपी करना भी बहुत मुश्किल है, और बॉन्जीलैंड बहुत बड़ा है। एक पुस्तकालय में शायद ऐसी कोई चीज़ हो जिसके बारे में दूसरे पुस्तकालय ने कभी सुना भी न हो। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह थोड़ी देर रुका। लेकिन हाँ, हमें सावधान रहने की जरूरत है। काई ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि गेल्डाक प्रकट हो गया। उसने आंगन में चारों ओर नजर डाली और फिर उन तीनों को अपने पीछे आने का हल्का सा इशारा किया। हमेशा की तरह वह उन्हें छात्रावास के ऊपर उसी छत पर ले गया, जो इतनी ऊंची और एकांत जगह थी कि वहां निजी बातचीत की जा सके। जब वे सब इकट्ठा हो गए तो गेल्डाक ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। जैक ने सब कुछ कबूल कर लिया था। लिली में आए बदलाव, उसने किन किन कष्टों को सहा, अजीब सी भूख, धूप, बीमारी और अंत में उनजोको का आगमन।
जब उसने अपनी बात समाप्त की तो गैल्डाक के चेहरे पर तनाव आ गया। ऐसा लग रहा था कि आप तीनों को पहले से ही कुछ पता है। तो वह क्या है? क्या आपके पास कोई जानकारी है? अगर आपको उम्मीद है कि हमें कोई इलाज पता है तो ऐसा नहीं है, काई ने तुरंत जवाब दिया। हमें बस इतनी अफवाहें पता थीं कि ऐसा कुछ मौजूद है, बस दबी जबान में। ज्यादातर कस्बों में अगर उन्हें ऐसा कुछ मिलता तो वे संक्रमित को देखते ही मार देते। कोई भी इलाज की तलाश में नहीं जाता। उसने धीरे से सांस ली। लेकिन हमने उनजोकू के बारे में सुना है। हम इतना ही जानते हैं कि वह एक खतरनाक शख्सियत है। वह जहां भी जाता है मुसीबत उसके पीछे पीछे आती है। ये शब्द सुनकर गैलेडाक ने मुश्किल से अपनी बात कही। उसका आखिरी सवाल जैक के भाग्य के बोझ से कांप रहा था। क्या आपको लगता है कि उनजोकू ने जो कहा वह सही था? तीनों ने एक साथ कंधे उचका दिए। उन्हें पता नहीं था, और गैलेडाक के लिए यह जवाब झूठ से भी बदतर था। वह निराश और हताश देख रहा था कि वह जैक की मदद नहीं कर सका या उसे इस असंभव परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल सका। कुछ देर बाद वह बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया और उसने लेनी स्टील की तलाश करने के बारे में कुछ कहा, जो उनकी आखिरी उम्मीदों में से एक था। जब गैल्डाक काफी दूर चला गया तभी तीनों ने आखिरकार खुलकर बात की। तो गैरी ने पूछा, तुम क्या सोचते हो? ये सब तो पागलपन है। मुझे लगता है उनजोकू ने झूठ बोला, लूपस ने सपाट लहजे में कहा। हमारे इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि दो अल्फाओं के लड़ने से इनकार करने की वजह से पिशाच प्रकट हुए हों। बिल्कुल भी नहीं। सही कहा, काई ने सहमति जताते हुए कहा। और अगर यह सच होता तो चेतावनी, कहानियां, परंपराएं, कुछ भी होता। अगर दुनिया का भविष्य अल्फा की लड़ाइयों पर निर्भर होता तो किसी ने इसे लिख दिया होता। इसके बजाय उनजोकू अचानक प्रकट होता है और उस डर का इस्तेमाल करके जैक और स्टीव को लड़ने के लिए मजबूर करता है। गैरी ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। लेकिन हमारे समय में पिशाच पहले से ही एक जाति के रूप में मौजूद थे। उन्हें किसी अल्फा के श्राप से नहीं बनाया गया था। बिल्कुल सही, काई ने कहा। उनजोकू ऐसी चीज का फायदा उठा रहा है जिसके बारे में वह जानता है कि जैक घबरा जाएगा। हो सकता है कि लिली को सबसे पहले उसी ने बदला हो। गैरी ने पलकें झपकाईं। सीधे तौर पर, मेरा मतलब है, मुझे पता है कि वह वेयरवुल्फ को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन लोगों को पिशाच में बदलना उसके लिए संभव नहीं होना चाहिए। पब फ्यूचर के विज्ञापन, कौन जाने, काई ने जवाब दिया। हो सकता है वह छिपे हुए पिशाचों के साथ काम कर रहा हो, या उसने उनमें से किसी एक का अपहरण किया हो, उसे लिली को पिशाच बनाने के लिए मजबूर किया हो और इस पूरे भयानक मामले का इल्जाम जैक के दरवाजे पर डाल दिया हो। किसी के साथ मिलकर काम करना ही सबसे ज्यादा मुमकिन है, ल्यूपस ने कहा। जिस तरह से लिली जागी, उसकी उलझन, उसकी भूली हुई यादें, पिशाचों के पास इन सब से निपटने की एक तकनीक होती है। वे दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। पिशाच जितना ताकतवर होता है उतना ही ज्यादा नियंत्रण उसके पास होता है, यहाँ तक कि अपनी ही जाति के लोगों के खिलाफ भी। वे यादों में हेरफेर कर सकते हैं, जबरदस्ती काम करवा सकते हैं या लड़ाई के दौरान वास्तविकता को बिगाड़ सकते हैं। ल्यूपस ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। शुक्र है, ये हम वेयरवुल्फ्स के खिलाफ अच्छा काम नहीं करता। काई ने सिर हिलाया। पिशाचों के साथ काम करना समझ में आता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उनजोकू अल्फाओं को लड़ने के लिए क्यों उकसाता रहता है। वह वेयरवुल्फ्स की कभी मदद नहीं करता और न ही समस्या पैदा करने वाले पिशाचों का शिकार करता है। ऐसा लगता है मानो वह अराजकता चाहता हो। काई की आंखें सिकुड़ गईं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह पूरी स्थिति वह उत्प्रेरक हो सकती है जो सब कुछ शुरू कर दे। सूरज की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और आसमान गहरा नीला हो गया। जैक इस समय तक अपने दफ्तर में था, लेकिन उसने बाहर निकलने का फैसला किया क्योंकि यह वह समय था जब लिली अपनी मर्जी से बाहर घूम सकती थी। जब वह बाहर होती तो जैक उसके साथ कुछ समय बिताता, गलियों में घूमता, कभी रेस्तरां जाता या दूसरों से नमस्ते करता। लेकिन वे कुछ समय अलग भी बिताते थे क्योंकि बहुत लंबे समय तक साथ रहने से उन दोनों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती थी। साथ चलते हुए उन्हें लगता था कि वे दोनों ही उस बेचैनी को सुन सकते हैं। तेज कदमों की आवाज। शूरवीरों का एक समूह वेयरवुल्फ शिविर में घुस गया। जैक की इमारत की ओर सीधे दौड़ते हुए उनके कवच से जोरदार आवाज आ रही थी। आपातकालीन स्थिति है, एक योद्धा ने घोषणा की। ब्लूबर्ड की ओर से एक सूचना है, वह आपसे तत्काल सहायता का अनुरोध करता है। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। C1647 आपातकालीन कॉल। अध्याय 1647 आपातकालीन कॉल। परिषद की बैठकें आमतौर पर शांतिपूर्ण रहती थीं।
जब तक कोई राज्य संकट में न हो या सीमा पर झड़प के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो, अधिकांश बैठकों में सामान्य चर्चाएं और रिपोर्टें ही होती थीं। जैक आमतौर पर हर बैठक में उपस्थित रहता था, लेकिन पिछली बैठक में वह उपस्थित नहीं हुए थे। वह ऐसा नहीं कर सका। लिली के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे देखते हुए भर्ती, गोपनीयता और इस निरंतर भय के कारण कि कोई भी उसकी हालत का पता लगा सकता है। इसलिए उसने अपनी जगह गेल्डाक को भेज दिया था। जब तक जैक किसी पर भरोसा करता था कि वह उसका प्रतिनिधित्व करे, तब तक वह गेल्डाक ही था, लेकिन फिर भी चिंता उसे सताती रहती थी। अगर दिन के समय किसी को लिली मिल जाए तो वह क्या कहेगा? वह ये कैसे समझा सकता था कि वह क्या बन गई थी? इतनी अस्पष्ट घटना के लिए क्या बहाना हो सकता है? लेकिन आज रात का समन किसी नियमित परिषद सत्र के लिए नहीं था। ये रात में किसी भी निर्धारित बैठक के समय के बाहर जारी किया गया था, जो बेहद असामान्य था। और न केवल असामान्य बल्कि विशिष्ट भी। उन्हें जैक ही चाहिए था, कोई विकल्प नहीं, कोई देरी नहीं। जैक जानता था कि वे ऐसा तभी करेंगे जब कोई गंभीर घटना घटी हो, या फिर परिषद के किसी अन्य सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से उसे आने के लिए कहा हो। बस चले जाओ, लिली ने धीरे से उसे प्रोत्साहित किया। वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। मैं काफी समय से ठीक हूँ, और मुझे लगता है कि शहर को तुम्हारी जरूरत है। उसके शब्दों ने उसे शांत किया। अनिच्छा के बावजूद उसने सिर हिलाया। जैक तेजी से निकल गया। महल की ओर जाते हुए वह लगभग दौड़ते हुए गलियों से निकल गया। चांदनी में पक्की सड़कों पर परछाइयां फैल रही थीं और उसके मन में हर तरह के बुरे हालात के ख्याल उमड़ रहे थे। उसके पीछे कुछ ही दूरी पर 3 जोड़ी आंखें उसे ओझल होते हुए देख रही थीं। याद रखना मैंने क्या कहा था, काई ने गैरी और ल्यूपस से फुसफुसाते हुए कहा। हमें इसमें ज्यादा शामिल नहीं होना चाहिए। ये सब कितना भी वास्तविक क्यों न लगे, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वह पहले ही हो चुका है। हम अतीत को नहीं बदल सकते। जब जैक महल पहुंचा तो उसे उम्मीद थी कि वहां परिषद उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बजाय नाइट कैप्टनों में से एक अकेला खड़ा था। गैरी ब्लूबर्ड द्वारा एक आपातकालीन संदेश भेजा गया था, नाइट कैप्टन ने घोषणा की। इस पर उनकी निजी मुहर लगी हुई थी। हमने इसकी पुष्टि कर ली है। जैक की सांस बीच में ही रुक गई। जैसा कि आप जानते हैं, कप्तान ने आगे कहा, ब्लूबर्ड को फरलो क्षेत्र में भेजा गया है। घोड़े पर सवार होकर उसकी गति को देखते हुए वहां पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। उसने तत्काल सहायता का अनुरोध किया है। उसने विशेष रूप से आपकी सहायता मांगी है। ब्लूबर्ड उससे अनुरोध कर रहा था। इसका मतलब था कि स्थिति गंभीर से भी बदतर थी। ये बेहद भयावह था। जैक का दिमाग तुरंत व्यवहारिक बातों की ओर चला गया। अपने रूपांतरित रूप में वह किसी भी शूरवीर या संदेशवाहक से कहीं अधिक तेज था। अगर वह पूरी ताकत लगाता तो 1 घंटे में फरलो तक पहुंच सकता था, शायद उससे भी कम समय में। लेकिन फिर एक और भी गंभीर विचार आया, वह विचार जो उसके मन के भीतर कहीं दबी हुई थी और लगातार फुसफुसाती रहती थी। लिली, उसे छोड़कर जाना, यहाँ तक कि रात में भी उसे बेचैन कर देता था। पिछली रातों में वह उसके इतना करीब रहता था कि कुछ भी होने पर वह कुछ ही सेकंड में लौट सके। आज रात अलग होगी। आज रात वह बहुत दूर होगा, बहुत ज्यादा दूर। गेल्डाक ने कहा था कि वह किसी चीज की जांच में व्यस्त है। अगर जैक पैक के अन्य सदस्यों से लिली पर नजर रखने के लिए कहे तो उन्हें शायद कुछ पता चल जाए। भले ही वे उसे ठीक से पहचान ना पाएं, फिर भी उसके आसपास की बेचैनी को महसूस कर लेंगे। वे असहज हो सकते हैं, वे हिंसक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या शायद वह खुद हिंसक प्रतिक्रिया दे दे, और फिर सब कुछ बिखर जाएगा। जैक ने अपने जबड़े भींच लिए। उसने जोखिमों का आकलन किया। लिली की हालत कई दिनों से स्थिर थी। रेड विंग किंगडम सुरक्षित था, बॉनजीलैंड में लगभग हर जगह से ज्यादा सुरक्षित। और पिछली बार जो हुआ था, उसके बाद तो लिली भी अपने पास आने वाले अजनबी लोगों से सावधान रहेगी। जैक ने फैसला किया, मैं ज्यादा देर तक दूर नहीं रहूंगा। मैं सुबह होने से पहले लौट आऊंगा, और अगर मैं नहीं लौटा और ब्लूबर्ड को कुछ हो गया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुरंत निकल रहा हूं, जैक ने घोषणा की। मेरे समूह को सूचित कर दो और उन्हें सतर्क रहने को कहो। अगर यह रेड विंग किंगडम के खिलाफ कोई जाल है, अगर कोई 2 नायकों को शहर से बाहर ले जाना चाहता है, तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इतना कहकर जैक वहां से चला गया। शहर की बाहरी दीवारों को पार करते ही वह तेजी से आगे बढ़ा और उसका रूप बदल गया। उसका शरीर खिंचा, फटा और नया आकार ले लिया, साथ ही उसके अंगों पर बाल उगाए। पल भर में अल्फा वेयरवुल्फ सांस रोक देने वाली गति से मैदानों को पार कर रहा था, हर छलांग में मीलों का फासला तय कर रहा था। वह जल्द ही ब्लूबर्ड पहुंच जाएगा। जैक के जाने के कुछ ही समय बाद शहर अपनी सामान्य शांत रात्रिकालीन लय में लौट आया था। सड़कों के किनारे लालटेनें टिमटिमा रही थीं, जो वेयरवुल्फों के समूहों को रोशन कर रही थीं, जो बातें कर रहे थे या अपनी शिफ्ट से लौट रहे थे। लिली उनके बीच चली गई। यह अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी।
रात में वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती, दूसरों को नमस्कार करती, हल्की मुस्कान देती, मानो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि वह संघर्ष कर रही थी। वेयरवुल्व्स के पास बिताया हर मिनट उसके शरीर में हलचल पैदा कर देता था। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी मचलती थी। एक सहज घृणा उसकी हड्डियों में समा जाती थी, मानो उनकी उपस्थिति उसे शारीरिक रूप से बीमार कर देती हो। इसलिए उसने दूरी बनाए रखी। वह बाहरी सड़कों पर भटकती रही, बस संक्षिप्त बातचीत करती और फिर गायब हो जाती। आज रात उसे ल्यूपस भी नहीं मिला। उसका मन कर रहा था कि वह उससे और बाकी लोगों से अनुपस्थित रहने और समूह के कर्तव्यों में भाग न लेने के लिए माफी मांगे। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह उनमें से किसी के भी आसपास ज्यादा देर रही तो उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा और उसके पैर कमजोर हो जाएंगे। उसकी अंतरात्मा उसे भागने के लिए कह रही थी। अंततः उसने आह भरी और एक निर्णय लिया। घर जाना ही बेहतर होगा। घर में खूब गंदगी होगी। जैक के लौटने से पहले मुझे सफाई कर लेनी चाहिए। वह एक शांत गली में मुड़ गई, जहां इस समय कम आवाजाही थी। ठंडी रात की हवा उसकी त्वचा को छू रही थी, जिससे उसकी बेचैनी शांत हो रही थी। फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, एक हाथ तेजी से बाहर निकला। एक आदमी अंधेरे से इतनी तेजी से निकला कि लिली की आंखें भी उसे देख नहीं पाईं और उसने लिली का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी, अडिग और अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। लिली हौंफने लगी और सहज ही पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी टस से मज नहीं हुआ। उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं। उस पल उसे बस एक ही बात याद थी। क्या वो चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं? तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद। अध्याय 1648। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुसरण करना। गैरी और उसके दोनों शूरवीरों के पास अब कोई नया विचार नहीं बचा था। तंग लकड़ी के घरों में से एक के अंदर वे तीनों संक्रमित ग्रामीणों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने सबसे तार्किक तरीका अपनाया, यानी एड़ी की नस को काटना। अगर वे उन जीवों को चलने से रोक पाते तो कम से कम रात होने से पहले समूह को कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता। लेकिन यह व्यर्थ साबित हुआ। एड़ी में गहरे घाव होने के बावजूद ग्रामीणों के पैर बहुत जल्दी ठीक हो गए। घाव अजीबोगरीब और अस्वाभाविक तरीके से अपने आप जुड़ गए, मानो शरीर सामान्य मानवीय उपचार के नियमों का पालन न करता हो। घोर निराशा में आकर गैरी ने ची ऊर्जा से भरपूर वार करते हुए संक्रमितों में से एक की बांह पर तिरछा वार कर दिया। ऐसा करते ही उसने एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। घाव इतनी जल्दी ठीक नहीं हुआ। ची ने उनकी अप्राकृतिक पुनर्प्राप्ति में बाधा डाली। गैरी ने प्रयोग दोहराया। इस बार उसने ची ऊर्जा से एड़ी की नस को काट दिया। घाव भरने की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई, लेकिन पूरी तरह से रुकी नहीं। इससे भी बुरी बात यह थी कि एक बार जब उनके पैर क्षतिग्रस्त हो गए तो संक्रमितों ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे जमीन को खरोंचते हुए भयानक ताकत से खुद को आगे घसीटने लगे। घायल होने के बाद उनकी हमले की प्यास और भी बढ़ गई, मानो दर्द ही उन्हें और प्रेरित कर रहा हो। यहाँ तक कि जब गैरी, राइके और दूसरे शूरवीर ने ची का उपयोग करके चारों अंगों को निष्क्रिय करने के लिए समन्वय किया, जब तक वे अंतिम समूह को निष्क्रिय करने में सफल हुए, तब तक पहला समूह फिर से हमला करने के लिए पर्याप्त गतिशीलता हासिल कर चुका था। उन सभी को काबू में रखना असंभव था। ब्लूबर्ड, राइके ने घबराहट से चिल्लाते हुए कहा, सूरज डूबने लगा है। वे बाहर आ सकेंगे। वे सब एक साथ हम पर हमला कर देंगे। हमें कुछ करना होगा, करना ही होगा। इससे पहले कि राइके अपनी बात पूरी कर पाती, पास के तंबू का पर्दा अचानक खुल गया। एक आकृति सीधे उनकी ओर झपटी। ब्लूबर्ड तुरंत हरकत में आया। राइके के सामने आकर उसने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से उस जीव के मुंह में घुसा दिया, जिससे उसका जबड़ा खुल गया और वार रुक गया। संक्रमित ग्रामीण ने भयानक बल से तलवार को झपट्टा मारा। उसके दांत स्टील पर बुरी तरह से रगड़ खा रहे थे। नजदीक से देखने पर ब्लूबर्ड को उसका चेहरा और भी साफ दिखाई दिया। बाईं ओर की त्वचा जल रही थी, मानो अधपकी हो। सूरज की रोशनी अब भी तंबू के प्रवेश द्वार के कुछ हिस्से पर पड़ रही थी, लेकिन वह तेजी से कम हो रही थी। सूरज इतना नीचे डूब चुका था कि विशाल जंगल के पेड़ों ने अब पूरे इलाके को छाया में ढक लिया था। रात हो चुकी थी और इसके साथ ही गुर्राहटों का शोर गूंज उठा। उनके चारों ओर मौजूद हर तंबू और घर से दर्जनों, शायद सैकड़ों कर्कश गुर्राहटें गूंज रही थीं। संक्रमित लोग, वे सभी जो सूरज की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए छिपने को मजबूर थे, अब इंतजार कर रहे थे, शिकार करने के लिए बेताब। ब्लूबर्ड ने दांत पीसते हुए अपनी तलवार झट से निकाली और एक ही झटके में ऊपर की ओर वार किया,
जिससे उस जीव का गला कट गया, फिर घूमते हुए उसकी गर्दन को चीर दिया। सिर जमीन पर लुढ़क गया। ब्लूबर्ड ने गंभीर स्वर में, दृढ़ स्वर में कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर ये लोग बाहर निकलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। हमें इनके फैलने से पहले ही इस खतरे को खत्म करना होगा। राइके और दूसरा शूरवीर सख्त हो गए। उनमें से कोई भी निर्दोष ग्रामीणों को मारना नहीं चाहता था, चाहे वे संक्रमित हो या नहीं, लेकिन विकल्प एक भयानक सपना था। अगर इनमें से एक भी जीव किसी दूसरे शहर तक पहुंच गया तो। ब्लूबर्ड ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली थी। लाल रंग की एक झलक। लिली को बस इतना ही याद था, एक तीखा अविस्मरणीय दृश्य। फिर एक दूर से आती, समझ से परे आवाज धीमी होकर गुनगुनाहट में विलीन हो गई। उसके विचार उलझ गए, उसकी चेतना मंद पड़ गई, उसकी सांसें धीमी हो गईं, उसका दिमाग धुंधलेपन में डूब गया, मानो वह गहरी अस्वाभाविक नींद में डूब रही हो। उसे पहले भी एक बार ऐसा महसूस हो चुका था, और आखिरी बार जब उसने इसे महसूस किया तब वह वैसी बन गई जैसी वह अब है। बाहर से देखने पर लिली लगभग शांत दिखती थी। उसकी आंखों का रंग फीका पड़ गया था, वे खाली और भावहीन लग रही थीं। उसके कदम अजीब सी शांति से चल रहे थे, मानो आसपास की किसी भी चीज से बेपरवाह हों। उसका शरीर अपने आप ही कस्बे में घूम रहा था, मानो किसी ऐसी इच्छा शक्ति से निर्देशित हो जो उसकी अपनी नहीं थी। वह कई वेयरवुल्फ के पास से गुजरी, जिन्होंने उसकी अजीबोगरीब स्थिति पर ध्यान दिए बिना उसका अभिवादन किया, जब तक कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे आगे बढ़ती रही, शहर के भीतरी हिस्से की ओर बढ़ती गई। ये बात 3 खास व्यक्तियों की नज़र से नहीं बची। ये वही है, लुपस ने छत पर दुबकते हुए फुसफुसाया। ये जैक की पत्नी है। जिस तरह से वो चल रही है। काई ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वो अपने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है। वो किसी की तरफ देख भी नहीं रही है। कुछ तो गड़बड़ है। और वो शहर के दरवाजे की तरफ क्यों जा रही है? गैरी के पेट में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह यूं ही अकेले घूमने नहीं जा सकती। अभी नहीं। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए तो बिल्कुल नहीं। ये कुछ और ही बात होनी चाहिए। जैक और गैलेडाक दोनों के अनुपस्थित होने के कारण तीनों बाहरी लोगों को फिलहाल दिखावा करने या खुद को छिपाने की जरूरत नहीं थी। तेजी से आगे बढ़ते हुए वे लिली के पीछे पीछे कुछ दूरी पर चलने लगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वे उसे प्रभावित करने वाली किसी भी चीज में बाधा न डालें। काई की छाती उसकी हरकतों को देखकर कस गई। यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। उसने इसे उनकी दुनिया के इतिहास में देखा था। उसने देखा था कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। वह सीधे गेट की ओर जा रही है, काई ने धीरे से कहा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। सारी मुसीबत की शुरुआत का कारण अब शुरू हो रहा है। जब आप उत्प्रेरक कहते हैं, गैरी ने धीरे से पूछा, तो आपका मतलब है कि पिशाच अल्फाज के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल सही, काई ने सिर हिलाया। और शायद वे उनजोकू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। किसी कारणवश उनका मकसद एक ही है, दोनों अल्फाओं को आपस में लड़वाना। और ऐसे समय में जब किसी को पता ही नहीं कि पिशाच मौजूद हैं, तबाही मचाने का ये सबसे आसान तरीका है। इससे पहले कि गैरी कुछ जवाब दे पाता, ल्यूपस चुपचाप कूदकर दूर चला गया। तुम क्या कर रहे हो? काई ने उसके पीछे फुफकारते हुए कहा। मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है, ल्यूपस ने छत से पुकार कर कहा। तुम दोनों शहर के अंदर ही रहो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। काई ने गहरी सांस छोड़ी। उन तीनों में से उसे उम्मीद थी कि गैरी को घटनाओं को स्वाभाविक रूप से घटने देने में सबसे ज्यादा कठिनाई होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ल्यूपस, लापरवाह और अभिमानी ल्यूपस, शायद हस्तक्षेप करने के लिए प्रलोभित हो सकता है। आखिरकार वह एक डेमोक्रेट थे, और डेमोक्रेट, चाहे कितने भी अनुशासित क्यों न हो, अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करते हैं। और आज रात की कोई बात उसे अपनी ओर खींच रही थी। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। सन 1649 पिशाचों का गांव भाग 1। अध्याय 1649 पिशाचों का गांव भाग 1। ब्लूबर्ड के पहले के फैसले के कारण जब खतरा नियंत्रण में था तब उससे न निपटने की वजह से जो समस्या जल्दी हल हो सकती थी, वह अब एक विशाल और विकट चुनौती में तब्दील हो गई है। जो मामला सिर्फ नियंत्रण में रहने का हो सकता था, वह एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में बदल गया है जो कभी भी भड़क सकता है। जैसे ही रात के आकाश ने दिन के उजाले के अंतिम निशानों को निगल लिया, ब्लूबर्ड के सभी डर सच हो गए। संक्रमित लोग, जो किसी भी शक्ति के वश में थे, एक एक करके अपने आश्रयों से बाहर निकलने लगे।
जैसे ही चांदनी उनके चेहरों पर पड़ी, उनकी त्वचा न तो जलने लगी और न ही झुलसने लगी। इसके बजाय उनके चेहरे के भाव भयावह रूप से विकृत हो गए। उनके चेहरों पर चौड़ी अप्राकृतिक मुस्कान फैल गई, जिससे उनके बड़े बड़े दांतों की कतारें दिखाई देने लगीं। फिर वे चले गए। 4 आकृतियां एक साथ ऊपर की ओर उछलीं, शिकारियों की तरह, शिकार पर झपटने वाले पक्षियों की तरह हवा में ऊंची छलांग लगाती हुई समूह की ओर बढ़ीं। उनके आधी दूरी तय करने से पहले ही ब्लूबर्ड ने अपनी तलवार हवा में चला दी। काटने की प्रक्रिया में कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन उसका प्रभाव स्पष्ट था। लगभग अदृश्य ऊर्जा की एक लहर तेजी से आगे बढ़ी और हवा में मौजूद हमलावरों के पेट पर सीधा प्रहार किया। उनके शरीर 2 हिस्सों में साफ साफ फट गए और वे भयानक धमक के साथ जमीन पर गिर पड़े। एक साथ रहो, ब्लूबर्ड ने भौंकते हुए कहा। एक ही फॉर्म में रहो और एक दूसरे का ध्यान रखो। दोनों शूरवीरों को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वे ब्लूबर्ड के बाएं और दाएं मुड़ गए और पास की झोपड़ियों और तंबुओं से आती अगली लहर के आने पर उसके किनारों को सुरक्षित करने की कोशिश करने लगे। शूरवीरों को जल्द ही एहसास हो गया कि वे साधारण तलवारबाजी पर भरोसा नहीं कर सकते। संक्रमितों का हर वार तेज, जोरदार और शक्तिशाली था। एक ही वार में इतनी ताकत थी कि एक वयस्क व्यक्ति भी गिर पड़े। जब वे एक हमले को रोकते तो दूसरा हमला दूसरे कोण से आ जाता। उनकी टुकड़ी एक निरंतर नृत्य बन गई थी। वे जीवित रहने के लिए लगातार हिलते डुलते और अपनी स्थिति बदलते रहते थे। जब भी उनमें से कोई फिसल जाता या किसी के पंजे से उसका गला लगभग कटने ही वाला होता, तो ब्लूबर्ड की एक अदृश्य स्ट्राइक हमलावर को दूर धकेल देती, जिससे उन्हें आखिरी क्षण में बचा लिया जाता। अच्छा हुआ कि हमारे साथ पुराने नायकों में से एक है, राइके ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। वरना हम अब तक मर चुके होते। वे आगे बढ़े और उन घरों में से एक में घुस गए जहां से वे जीव निकले थे। अंदर पहुंचते ही ब्लूबर्ड घूमा और अपनी तलवार से जोरदार वार किया। उसकी तलवार ने पहले हमलावर को बीच से चीर दिया, फिर आगे बढ़ते हुए पीछे खड़े 2 और हमलावरों को भी घायल कर दिया। वार की ताकत से ही इतनी तेज ध्वनि उत्पन्न हुई कि छत की कड़ियों से धूल उड़ने लगी। शूरवीरों को गैरी ब्लूबर्ड की ताकत का हमेशा से ही पता था। वे जानते थे कि राज्य के नायकों में से एक के रूप में उसका खिताब सिर्फ दिखावा नहीं था, लेकिन अब उसे इतनी शक्ति का इस्तेमाल करते और इतनी सटीकता दिखाते देखना उनकी कल्पना से परे था। अब घर में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता था और ब्लूबर्ड ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। उसकी दृष्टि में मौजूद सफेद ची मार्गदर्शक रेखाएं हर कमजोर बिंदु, हर आने वाले हमले और खतरे के हर कोण को उजागर कर रही थीं। उसकी तलवार एक सटीक चाप में घूम रही थी, आने वाले पंजों को रोक रही थी और घातक सटीकता के साथ पलटवार करते हुए एक के बाद एक हमलावरों को काट गिरा रही थी। लेकिन उन्होंने भी उनकी इस निर्दयता का अनुमान नहीं लगाया था। कई संक्रमितों ने दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश छोड़ दी और इसके बजाय लकड़ी की दीवारों पर हमला करने लगे। उनके पंजे लकड़ी को ऐसे फाड़ रहे थे मानो वह सड़ा हुआ कागज हो। कुछ ही सेकंड में उन्होंने नए रास्ते खोल दिए और दोनों तरफ से घर में घुस गए। अब वे चारों तरफ से घिर चुके थे। जब जीव जंतुओं ने घर के अंदर मंडराना शुरू किया तो राइके और दूसरा शूरवीर खुद को टूटी हुई मेजों के सहारे फंसा हुआ पाया। ब्लूबर्ड ने बढ़ती समस्या को तुरंत भांप लिया। ये व्यक्तिगत रूप से मुश्किल नहीं है, लेकिन इनकी भारी संख्या, इनका टिकाऊपन, यहाँ तक कि जिन्हें मैंने पहले ही काट दिया है वे भी फिर से उग रहे हैं। उन्हें 2 समस्याएं थीं। सबसे पहले उसे एक साथ दर्जनों हमलों को रोकना पड़ा, जिसका अर्थ है कि उसकी तलवार की हरकतें उथली थीं, घातक वारों की तुलना में अधिक रक्षात्मक प्रहार थीं। दूसरा, भीतर ही भीतर वह अब भी झिझक रहा था। उसे शैडो प्लेग याद था। उसे याद था कि अपने ही दिमाग पर नियंत्रण खो देने का अनुभव कैसा होता है। उसे उन लोगों के चेहरे याद थे जिन्हें जीवित रहने के लिए अपनों को मारने पर मजबूर होना पड़ा था। उन्हें याद था कि उस समय कुछ संक्रमित लोगों को बचाया जा सकता था। उसका एक हिस्सा अब भी खुद को रोक रहा था, यह उम्मीद करते हुए कि अब भी वही बात सच हो। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये ग्रामीण निर्दोष लोगों को मार डालेंगे और संक्रमण फैल जाएगा। मुझे बहुत देर होने से पहले फैसला लेना होगा। ब्लूबर्ड ने अपने दांत भींच लिए। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने अपनी तलवार को इतनी जबरदस्त ऊर्जा के साथ नीचे की ओर घुमाया कि उसके नीचे की जमीन फट गई। धूल उड़ उठी और पत्थर चकनाचूर हो गए, जिससे पूरी झोपड़ी हिल गई। फिर वह हिल गया। ब्लैक सैश नाइट के रूप में बहुत पहले महारत हासिल कर चुके हत्या के दांव पेच का इस्तेमाल करते हुए ब्लूबर्ड पलक झपकते ही गायब हो गया। वह एक साथ 3 संक्रमितों के पीछे प्रकट हुआ और पूर्ण सटीकता के साथ उनकी खोपड़ी के पिछले हिस्से पर वार किया। उसकी तलवार गहरे धंस गई। एक एक करके उनके शरीर आगे की ओर गिर पड़े और बेजान होकर फर्श पर लुढ़कने लगे। ब्लूबर्ड द्वारा बनाए गए खुले स्थान को देखकर दोनों शूरवीर टूटी हुई दीवार से होकर तेजी से निकले और खुली रात में भाग गए। ब्लूबर्ड भी उनके ठीक पीछे पीछे गया, लेकिन तभी उसकी तलवार दूसरी तलवार से टकरा गई और वह वहीं रुक गया। उस भीषण ध्वनि की गूंज पूरे गांव में सुनाई दी। क्या? राइके ने दहशत से सांस छोड़ी। ब्लूबर्ड के सामने खड़ा व्यक्ति उन उत्पात मचाने वाले संक्रमितों से बिल्कुल अलग था।
उसकी लाल आंखें दूसरों की तरह ही चमक रही थीं, लेकिन उसका हावभाव शांत और संयमित था। उसकी हरकतें सटीक थीं, बेकाबू नहीं। और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि उसने रेड विंग किंगडम का शूरवीर कवच पहन रखा था। उसके सीने पर लगे कवच पर राज्य का प्रतीक चमक रहा था। राइके का चेहरा पीला पड़ गया। वह तो कैप्टन नाइट हैं। वह चिल्लाया। जिस व्यक्ति को खतरे का आकलन करना था, वह व्यक्ति जो एक सप्ताह पहले लापता हो गया था, वह व्यक्ति जिसे राज्य के सबसे मजबूत रक्षकों में से एक होना चाहिए था, अब वह भी उनमें से एक था। और उसके हावभाव और व्यक्तित्व को देखकर यह स्पष्ट था कि वह अब तक उनके सामने आए किसी भी ग्रामीण से कहीं अधिक बलवान था। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें। मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। सन 1650, पिशाचों का गांव भाग 2। अध्याय 1650, पिशाचों का गांव भाग 2। ब्लूबर्ड ने उसे उस पल देख लिया जब उसने संक्रमितों की नवीनतम लहर को मार गिराना समाप्त किया था। टूटी हुई लकड़ी की दीवारों और बिखरे हुए शवों के बीच एक आदमी खड़ा था जिसने रेड विंग नाइट का पूरा कवच पहन रखा था, जिसे ब्लूबर्ड ने तुरंत पहचान लिया। उस आदमी का चेहरा देखने से पहले ही वह जान गया था कि वह कौन है। उनके कप्तानों में से एक। वह उन शूरवीरों में से एक था जिन्हें उन्होंने स्वयं प्रशिक्षित किया था। वह उन लोगों में से एक था जिन पर उसे भरोसा था। लेकिन उसके बारे में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। उन्माद से ग्रस्त ग्रामीणों के विपरीत ये योद्धा शांत था। उसकी आंखें उसी हिंसक लाल रंग से चमक रही थीं। उसके हाथ पंजे की तरह मुड़े हुए थे, किसी भी क्षण प्रहार करने के लिए तैयार थे, लेकिन वह दूसरों की तरह अंधाधुंध हमला नहीं कर रहा था। वह संयमित, स्थिर और नियंत्रित खड़ा था। इसी वजह से वह कहीं अधिक खतरनाक बन गया था। ब्लूबर्ड ने उसके पहले हमला करने का इंतजार नहीं किया। वह तलवार उठाए हुए तेजी से आगे बढ़ा और सीधे शूरवीर के सीने पर वार करने का लक्ष्य रखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि हमला पूरी तरह से विफल हो गया। कार्लून, ब्लूबर्ड ने फिर से झूलते हुए चिल्लाया। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, इस पूरे गांव को क्या हो गया? उसकी तलवार बार बार कार्लून की कठोर भुजाओं और रूपांतरित पंजों से टकराती रही। हर बार या तो पलट जाता या दिशा बदल लेता। संक्रमण के बावजूद ग्रामीणों की शारीरिक शक्ति और पशुवत आक्रामकता में ही वृद्धि हुई। लेकिन एक योद्धा पहले से ही प्रशिक्षित, तंदुरुस्त और शक्तिशाली होता है। संक्रमण के प्रभाव से वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि ब्लूबर्ड की अपेक्षा से कहीं अधिक कुछ बन गया था। और अब, जबकि कार्लून के अथक बचाव के कारण ब्लूबर्ड अपनी जगह पर ही रुका रहा, अन्य संक्रमितों ने अपना ध्यान शेष दो शूरवीरों की ओर मोड़ दिया। उनमें से दर्जनों लोग आगे की ओर दौड़े। आमने सामने की लड़ाई में मजबूर होकर दोनों योद्धा बेतहाशा वार कर रहे थे, आने वाले हमलों को रोक रहे थे, हमलावरों को लात मारकर दूर भगा रहे थे और ची ऊर्जा से अपनी चालों को शक्ति प्रदान कर रहे थे। वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, सामान्य सैनिकों से कहीं बेहतर, लेकिन संख्या में दुश्मन बहुत अधिक थे। हर बार जब वे एक को गिराते तो दो और उसकी जगह ले लेते। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। मुझे जवाब देने की अनुमति नहीं है। कार्लून अचानक गुर्राया और भयानक गति से हमला कर दिया। ब्लूबर्ड बाल बाल एक तरफ हट गया और अपने ब्लेड के सपाट हिस्से से पंजे के वार को रोक दिया। इजाजत नहीं है, या मना कर रहे हो? ब्लूबर्ड ने चिल्लाकर जवाब दिया। तुम कहीं अंदर हो ना? कार्लून, मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? नहीं, कार्लून ने फुफकारते हुए कहा। मैं बस इतना जानता हूं कि इस गांव में कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करना मेरा कर्तव्य है। ये शब्द किसी भी तलवार से ज्यादा गहरे घाव करते हैं। कार्लून के हमले को रोकते हुए ब्लूबर्ड का सीना कस गया। उसने इस आदमी को शुरू से प्रशिक्षित किया था, घंटों अभ्यास किया था, मिशन पर साथ यात्रा की थी, डाकुओं, दरिंदों और इससे भी बदतर दुश्मनों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। वे साथ हंसे थे, साथ खून बहाया था, साथ जिंदा बचे थे। और अब कार्लून ने उसी तीव्रता और सटीकता के साथ उस पर हमला किया जिसका इस्तेमाल वह कभी राज्य की रक्षा करने के लिए करता था। मुझे आश्चर्य होता है, क्या शैडो प्लेग के दौरान मुझसे लड़ते समय आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ था? ब्लूबर्ड ने कड़वाहट से सोचा। उसे पता था कि कार्लून जा चुका है। शूरवीर की हरकतों में कोई झिझक नहीं थी, उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। जिस भी चीज ने उस पर कब्जा कर लिया था उसने उसके सारे अस्तित्व को मिटा दिया था। ब्लूबर्ड ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वह अब और संयम नहीं रख सका। एक झटके में उसने नीचे की ओर वार किया और उसकी तलवार कार्लून की कलाई पर जा लगी। ची ऊर्जा से प्रेरित होकर ये वार इतना गहरा था कि हाथ पूरी तरह से अलग हो गया और जमीन पर जा गिरा। कार्लून चीखा नहीं, वह जरा भी नहीं हिला।
वह बस फिर से आगे की ओर झपटा, लेकिन ब्लूबर्ड पहले ही चल रहा था। वह अंदर आया, अपनी टांगों में ची ऊर्जा प्रवाहित की और पूरी ताकत से वार किया। उसकी तलवार एक ही निर्णायक वार में कवचधारी गर्दन को भेदते हुए सीधे आर पार हो गई। कार्लून का सिर उसके कंधों से साफ साफ अलग हो गया और एक भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। ब्लूबर्ड ने जोर से सांस छोड़ी। मैं वादा करता हूं, उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ निकालूंगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, और उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। दुख का वह क्षण मात्र 1 सेकंड तक ही रहा। एक चीख ने उसका ध्यान युद्ध क्षेत्र की ओर वापस खींच लिया। दोनों शूरवीर बुरी तरह घिर रहे थे, संक्रमित शरीर उनके ऊपर ढेर हो रहे थे और उन्हें घुटनों के बल बैठने को मजबूर होना पड़ रहा था। ब्लूबर्ड आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक एक हलचल भरी चीज उसके पास से गुजरी। एक आकृति भयानक गति से भीड़ के बीच से गुजरी। 2 संक्रमितों को खोपड़ी से पकड़कर इतनी जोर से जमीन पर पटका गया कि जमीन में गड्ढा हो गया। एक और संक्रमित उसकी ओर कूदा, लेकिन उसे पसलियों पर इतना जोरदार मुक्का पड़ा कि हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। शरीर पीछे की ओर उछला और बॉलिंग पिन की तरह कई अन्य लोगों से टकरा गया। जैक आ चुका था। ब्लूबर्ड द्वारा अनुरोधित अतिरिक्त बल ठीक समय पर उन तक पहुंच गए थे। ब्लूबर्ड को पहले राहत महसूस हुई, फिर भ्रम की स्थिति। वह जल्दबाजी कर रहा है। जैक कभी इतनी लापरवाही से नहीं लड़ता। कुछ तो गड़बड़ है। जैक ने वारों के बीच विराम नहीं लिया। वह तूफान की तरह संक्रमित शरीरों को चीरता हुआ, अपने पैरों को घुमाता, खोपड़ियां तोड़ता, दुश्मनों को दूर फेंकता चला गया। लेकिन उसके आंदोलनों में वह सटीकता और अनुशासन नहीं था जो वह आमतौर पर दिखाता था। वह बेताब, बल्कि उन्मत्त होकर लड़ रहा था। 2 संक्रमितों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया और विपरीत दिशाओं से उसे जकड़ लिया। आमतौर पर जैक आसानी से बच निकलता या अपनी कुशल तकनीक से दोनों हमलावरों का मुकाबला कर लेता, लेकिन इस बार उसने उन्हें अपनी बांह पकड़ने दी। ब्लूबर्ड को जो हो रहा था उसका एहसास एक पल की देरी से हुआ। संक्रमितों में से एक ने जैक की बांह पर गहरा घाव कर दिया। उसके मुंह में खून भर गया, लेकिन हमला जारी रखने के बजाय संक्रमित जीव अचानक बुरी तरह कांपने लगा। उसका शरीर मरोड़ा, ऐंठन हुई और फिर दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठों से झाग निकलने लगा। उसकी आंखों, नाक और कानों से खून बहने लगा। इसने बिल्कुल उसी तरह प्रतिक्रिया दी जैसे लिली ने दी थी। जैक जम गया। उसके चेहरे पर दर्द से नहीं, बल्कि एहसास से भाव बदल गए। वो प्रतिक्रिया बिल्कुल लिली जैसी है। ये जीव मेरे खून पर ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया कर रहे हैं जैसे लिली ने की थी। इस गांव में जो भी संक्रमण फैला था, जो भी अभिशाप, महामारी या पिशाची रोग फैल रहा था, लिली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों के बारे में अपडेट के लिए नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, पट्रियन जक्समंगा। जब भी माय वैम्पायर सिस्टम, माय वेयरवुल्फ सिस्टम या किसी अन्य सीरीज के बारे में कोई खबर आएगी तो आपको सबसे पहले यही पता चलेगा। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। संपर्क सेवा की शर्तें।